हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था विलयन और अपने पिछली क्लास में सांद्रता को व्यक्त करने के तरीकों के बारे में पढ़ा था कि सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। विलयन में जो विलय होता है उस विलय की मात्रा को सांद्रता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सांद्रता को प्रदर्शित करने के मैंने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm, मोलरता, मोललता, ये कई राशियां बताई थी जो सांद्रता को प्रदर्शित करती हैं। इसके आगे अपन देखते हैं मोल अंश। मोल अंश या इसे मोल भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। स्मॉल x के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। अब अपन ने ये पढ़ा है कि विलयन में एक होता है विलायक और एक होता है विलय। तो आपसे ये पूछा जाए कि विलयन के अवयव कौन से हैं, तो विलयन में दो अवयव होते हैं, एक विलायक अवयव होता है और एक विलय अवयव होता है, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, ठीक है। मोल अंश प्रत्येक अवयव के लिए आता है। तो मोल अंश की परिभाषा एक बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था कि मोल अंश से क्या आशय है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो किसी भी अवयव का जो मोल अंश है, विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव का मोल अंश बराबर उस अवयव के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। अवयव के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। अब अपन ये जानते हैं कि जो विलयन है वो विलय और विलायक के मोलों से बनता है। तो इससे अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि अवयव के मोल को अपन स्मॉल x से दर्शाएं, या ये कहें कि विलायक को a और विलय को यदि b से दर्शाएं। विलायक क्या हो, a है, विलय कौन है, b है। और यदि a के मोल Na व B के मूल Nb हैं तथा A का मोल अंश, हम मोल अंश को x से दर्शाए तो मोल अंश XA व B का जो मोल अंश है वो XB हो, तब XA बराबर, XA हो गया अवयव A का मोल अंश, ये होगा इस A के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल Na प्लस Nb। इसी प्रकार XB बराबर क्या होगा, B के मोल अपॉन Na प्लस Nb। तो ये होता है मोल अंश। दोबारा देखिए, मोल अंश होता क्या है कि किसी भी विलयन में उपस्थित अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल और कुल मोल या विलयन के कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। ये भी सांद्रता को प्रदर्शित करने की एक राशि है। आगे के चैप्टर में जब अपन पढ़ेंगे आगे तो ये काफ़ी यूज होगा, इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें यदि अपन आगे थोड़ा सा और यदि परिवर्तन करें, अपन ने पहले या 11वीं क्लास में पढ़ा है कि जो मोल होता है इसे स्मॉल n से दर्शाते हैं और मोल बराबर होता है उस पदार्थ की मात्रा अपॉन उसका अणुभार, कैपिटल M। मोल बराबर क्या होता है, अर्थात n बराबर W अपॉन M, ये होता है। यदि Na बराबर WA अपॉन Ma व Nb बराबर WB अपॉन Mb हो, तब अपन यदि मोल अंश निकालें तब XA बराबर होगा A के मोल है Na की जगह आप ये वैल्यू रखिए WA अपॉन Ma अपॉन WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन Mb, ये तो होगा A का मोल अंश। इसी प्रकार XB बराबर होगा B के मोल है WB अपॉन Mb अपॉन कुल मोल वही WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन Mb। इस प्रकार ये राशि भी किसको बताती है, मोल अंश को बताती है। यदि अपन को मात्रा और अनुभार दे रखा तो ऐसे निकालेंगे, और यदि मोल दे रखें तो इस प्रकार से निकालते हैं। दोनों ही फॉर्मूले मोल अंश को ज्ञात करने के लिए हैं, दोनों ही मोल अंश को बताते हैं, ठीक।
इसके आगे जो विलयन चैप्टर का जो अगला टॉपिक आता है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, विलेयता। क्या आता है? विलेयता। मैंने नोट्स में से भेजा हुआ आपके। विलेयता, विलेयता से मतलब होता है कि जो विलयन है उस विलयन में घुला हुआ जो विलेय है, विलेय कितना घुला हुआ है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, एक नाम आया था संतृप्त विलयन। क्या नाम आया था? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में मैंने बताया था कि निश्चित ताप पर इकाई या निश्चित आयतन वाले विलायक में जब विलेय की अधिकतम मात्रा घुल जाती है, क्या घुल जाती है? विलेय की अधिकतम मात्रा घुल जाती है, तब जो विलयन बनता है वो कहलाता है संतृप्त विलयन। तो एक प्रकार से विलेयता जो होती है, ये विलेयता भी विलेय की मात्रा को ही बताती है। अब विलेयता को दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं भाई। एक तो ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता। एक होती है गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द्रव विलायक में, विलायक क्या है? द्रव है, और उस द्रव विलायक में कोई ठोस विलेय घोला गया, जैसे नमक को जल में घोले, चीनी को जल में घोले, तो द्रव विलायक में कोई ठोस विलेय घुले तब विलेयता क्या कहलाएगी? ठोस की द्रव में विलेयता। और यदि द्रव विलायक में गैस विलेय घोले, क्या घुले? विलेय क्या हो? गैस हो। विलायक क्या हो? द्रव हो। तब विलेयता क्या कहलाएगी? गैस की द्रव में विलेयता या गैसों की द्रव में विलेयता। जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें होती है, उसमें CO2 गैस को बोलते हैं, तो CO2 गैस है, कोल्ड ड्रिंक क्या है? द्रव है। तो वहां पे CO2 क्या होगी? गैस की द्रव में विलेयता होगी। तो अपन इन दोनों को पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले देखते हैं ठोस की द्रव में विलेयता या ठोसों की द्रव में विलेयता। सबसे पहले बात यह आती है कि ये ठोस की द्रव में विलेयता होती क्या है। तो इसकी परिभाषा यदि देखें तो परिभाषा बहुत आसान है। संतृप्त विलयन वाली परिभाषा आएगी, क्या आएगी? कि निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक, विलायक क्या लिया अपन ने? द्रव। किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन या इकाई आयतन, निश्चित आयतन में घुले ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा, ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा, उस मात्रा क्या कहलाती है? ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। तो निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई ठोस विलेय की जो अधिकतम मात्रा है, अर्थात संतृप्त विलयन बनने के लिए या संतृप्त विलयन बनाने के लिए जो ठोस विलेय घोलेंगे, उस ठोस विलेय की जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी? ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। प्रभावित करने वाले कारक यदि देखें अपन तो दो कारक प्रभावित करते हैं। एक तो ताप, पहला क्या है? ताप, टेम्परेचर। ताप की यदि बात करें तो ताप के अनुसार अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया और एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले भी नाम सुना आपने, उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब जब अपन इस ठोस को द्रव विलायक में घोल रहे हैं तो या तो अभिक्रिया क्या होगी? उष्मा शोषी होगी, या क्या होगी? उष्मा क्षेपीय होगी। जैसे आप देखते हो रोजाना, या आपने अपने घर पे देखते हो, जैसे यूरिया होता है, यूरिया खाद को अपन जब पानी में घोलते हैं तो विलयन ठंडा हो जाता है। वो ठंडा क्यों है? क्योंकि जब यूरिया ठोस है, पानी क्या है? द्रव है। तो जब यूरिया को द्रव में घोलेंगे तो उसमें शोषी अभिक्रिया होगी, इसलिए क्या होगा? विलयन ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो बिना भुजा चूना जिसे बोलते हैं, या अपन जनरल में अपन ये कहते हैं जो कली जिसे बोलते हैं, कली के जो पत्थर होते हैं उन्हें जब पानी में घोलते हैं तो वो गर्म हो जाता है विलयन। क्यों? क्योंकि वो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो ठोस विलेय को जब द्रव में घोला तो या तो उसमें शोषी अभिक्रिया होगी या उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होगी। अब यदि उसमें शोषी अभिक्रिया हो रही है, क्या हो रही है? उसमें शोषी अभिक्रिया यदि हो रही है तो वो होगी ताप के समानुपातिक।
उस अभिक्रिया की विलेयता क्या होगी, ताप के समानुपाती होती है। किसमें? उष्मा शोषी अभिक्रिया में। इसका उदाहरण जैसे चीनी है, चीनी को जब अपन पानी में घोलते हैं तो ठंडे पानी में चीनी धीरे घुलती है, और यदि अपन पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करते हैं, चीनी जल्दी घुलती है और ज़्यादा चीनी घुलती है। क्यों? क्योंकि वो चीनी क्या है, वहाँ पे चीनी ठोस है, पानी क्या है, द्रव है। तो चीनी की जो विलेयता होगी वो हो गई ठोस की द्रव में विलेयता। अब चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, इसलिए ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलेगी और ज़्यादा घुलेगी। इसीलिए तो जो चाशनी बनाते हैं, चाशनी में क्या है, गर्म करते हैं पानी को तो ज़्यादा चीनी घुलती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो उष्मा शोषी अभिक्रिया है उनमें हमेशा विलेयता ताप के क्या होगी, समानुपाती होगी। ताप बढ़ा देंगे, विलेयता भी बढ़ जाएगी, उस ठोस की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे नमक है, चीनी है, KCl, Na2SO4, कई ऐसे कंपाउंड है। इनको यदि अपन इन यौगिकों की जो द्रव में विलेयता है वो क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, इसलिए ये क्या है, ताप के समानुपाती होती है। इसी प्रकार जो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है उनमें विलेयता ताप के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। किसमें? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में। कक्षा 11th में जो ले-सैतालीय का सिद्धांत पढ़ते हैं उस पर आधारित है ये, कि ले-सैतालीय तो कहता है कि अभिक्रिया वेग उस दिशा में बढ़ जाएगा जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में विलेयता क्या है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, यदि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाएगी, विलेय कम घुलेगा, और ताप घटाएंगे तो विलेय ज़्यादा घुलेगा। जैसे बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो होता है, एक तो अपन ठंडे पानी में चूना पत्थर घोलें, एक गर्म पानी में चूना पत्थर घोलें, तो ठंडे पानी का ताप कम है इसलिए ठंडे पानी में चूना पत्थर ज़्यादा घुलेगा और गर्म पानी में धीरे घुलेगा, कम घुलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो विलेयता है वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, इसलिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं में विलेयता ताप के व्युत्क्रमानुपाती और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं में क्या होगी, ताप के समानुपाती। अर्थात ताप जो होता है वो इस विलेयता को प्रभावित करेगा। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति ये भी काफी प्रभावित करते हैं। एक बात हमेशा जानना, समान समान को घोलता है, समान समान घोलता है या घुलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समान समान से मतलब क्या है कि विलेय और विलायक दोनों की यदि समान प्रवृत्ति है तो ही वो आपस में विलेय होंगे, तो ही विलयन बनेगा, अन्यथा विलयन नहीं बनेगा। कैसे? जैसे विलेय क्या है, मान लो ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है। अब विलेय क्या है, ध्रुवीय है। यदि ध्रुवीय विलेय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए। ध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक यदि होते हैं तो विलयन बन जाएगा। यदि अपन ध्रुवीय विलेय है और विलायक अध्रुवीय ले लें तो विलयन नहीं बनेगा। कैसे? जैसे जल है, जल क्या है, जल ध्रुवीय विलायक है। अब जल में अपन HCl घोले, HCl ध्रुवीय है, जल भी ध्रुवीय है, दोनों का विलयन बन जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन HCl को बेंजीन में अपन घोलना चाहें तो विलयन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन क्या है, बेंजीन अध्रुवीय विलायक है, HCl ध्रुवीय विलेय है। इसलिए हमेशा यदि विलयन बनाना है, विलेय और विलायक को आपस में घोलना है, तो हमेशा विलेय और विलायक दोनों की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। विलेय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए। यदि विलेय अध्रुवीय है तो विलायक भी अध्रुवीय होना चाहिए। इसे अपन इस प्रकार भी बता सकते हैं, एक होती है जालक ऊर्जा और एक होती है जल योजन ऊर्जा, या इसे अपन विलायकन ऊर्जा भी कहते हैं। विलायकन ऊर्जा, विलेय की तो जालक ऊर्जा और विलायक की जल योजन ऊर्जा। अब यदि विलेय की जालक ऊर्जा का मान ज्यादा है विलायक की जल योजन ऊर्जा से, विलेय की जालक ऊर्जा का यदि मान ज्यादा है, तब विलयन क्या होगा, नहीं बनेगा। विलेय क्या होगा,
अविलय होगा। इस कंडीशन में, इस विलायक में ये विलय क्या होगा? अविलय होगा। और यदि जालक ऊर्जा क्या है? कम है जलयोजन ऊर्जा से, तो ये विलय घुल जाएगा। तो अपन इसे ऐसे बता सकते हैं कि HCl विलय की जालक ऊर्जा का मान जल विलायक की जलयोजन ऊर्जा से क्या होता है? कम होता है, इसलिए ये विलय होता है। और HCl की जो जालक ऊर्जा है वो बेंजीन की जो जलयोजन ऊर्जा है उससे क्या है? ज्यादा होती है, इसलिए ये अविलय होता है। धन्यवाद।